मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपके अध्याय 6 का प्रश्न नंबर लघुत्तरी का प्रश्न नंबर 7 और 8 कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत में सुनामी प्रभावित क्षेत्र प्रमुख कौन से हैं। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि सुनामी कहाँ आती है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में आती है। समुद्र तटीय क्षेत्र कौन से हैं वो भी हमें लगभग पता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के सुनामी प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, भारत के सुनामी प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा लिखेंगे कि भारत के विश्व के समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी आती है। विश्व के समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी आती है। भारत में हिंद महासागर तट के कारण सुनामी आती है। ठीक है, अब भारत, यहाँ ये तो लिख देंगे हम, अब लिखेंगे भारत के तमिलनाडु के चेन्नई तट, अंडमान निकोबार चेन्नई, और आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो द्वीप समूह है उसमें द्वीप समूह व पांडिचेरी और इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट आदि सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं। यानी यहाँ सुनामी सर्वाधिक नुकसान करती है या आती है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं, है ना, ये सुनामी प्रभावित क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि भारत के सुनामी प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ये हमने लिख लिया। फिर हम लिखेंगे चूंकि विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों के कारण सुनामी आती है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं है ना। एक तो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में आती है और एक हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में। तो भारत में हिंद महासागर तट के कारण आती है सुनामी आती है। तो भारत के तमिलनाडु के चेन्नई तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी या इंदिरा पॉइंट आदि जो है सुनामी प्रभावित क्षेत्र है। तो नाम अगर लिखने हो तो कौन कौन से हैं, तमिलनाडु का चेन्नई तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी और इंदिरा पॉइंट आदि जो है सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, हालांकि और भी क्षेत्र जो समुद्र तट के किनारे जितने भी हैं सभी इससे प्रभावित होते हैं, पर यहाँ ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया है कि वनों का विदोहन, है ना, प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन उत्तरदायी है। ये पूछा गया, उत्तरदायी है, क्या यह सच है, समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि वन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण, यानी इन्होंने पूछा है कि क्या वनों का विदोहन प्राकृतिक आपदाओं के लिए उत्तरदायी है, क्या यह सच है, और अगर है तो आप समझाइए कैसे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्वपूर्ण है।
परंतु सभ्यता के विकास के साथ, सभ्यता के विकास के साथ इनका विदोहन प्रारंभ हुआ। इनका विदोहन यानी अंधाधुंध कटाई होना, ठीक है, विदोहन प्रारंभ हुआ है ना। और वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्र के बहुत कम भाग पर वन विद्यमान है। बहुत कम है, बहुत कम जगह है जहाँ पर जो है वन है। तो इस प्रकार से वन हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। और ये प्राकृतिक आपदाओं को कैसे रोकते हैं ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वन वर्षा को लाते हैं, ठीक है। बहुत कम क्षेत्र पर वन बचे हुए हैं, है ना, बचे हुए हैं। क्योंकि सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, तो आवश्यकताओं के लिए, कभी मकान बनाने को, कभी जीवन यापन के लिए, कभी औद्योगिक विकास के लिए, है ना, वनों का विदोहन चालू रहा। जिसके चलते बहुत कम संख्या में, जो एक आवश्यक होना चाहिए कम से कम, उसके बहुत कम जगह पर अब वन विद्यमान है। तो आगे इसी में हम जोड़ेंगे कि हम सभी जानते हैं कि वन पर्यावरण संतुलन के लिए कितने आवश्यक हैं, है ना। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने आवश्यक हैं। अतः इनका विनाश प्रकृति के विनाश को आमंत्रण देता है। प्रकृति के विनाश को आमंत्रण देता है ना, आमंत्रण देता है। जब वन नहीं रहेंगे तो उसी प्रकृति में पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, और जब संतुलन बिगड़ जाएगा तो विनाश होना अवश्यंभावी है। आपने सुना होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत ज़्यादा ठंड इतनी नहीं पड़ती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, है ना, और वर्षा खूब होती थी, पर्याप्त पानी होता था, कभी सूखा अकाल ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि प्रकृति ने अपना संतुलन बनाया हुआ था, वो अपने हिसाब से थी। हमने उसको मोड़ने की कोशिश की, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की, जिसके बारे में हम जानते नहीं थे। तो और फिर वहाँ स्वार्थ हावी हो गए, हम अपने स्वार्थ के लिए जिसको जरूरत पड़ी उसने उतना दोहन कर लिया, ठीक। तो ऐसे में प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो उसकी मार भी हमें झेलनी पड़ती है, ठीक है, प्रकृति के संतुलन के लिए, ठीक है। हम जानते हैं कि वनों के विदोहन से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ठीक है। वन, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, वन जो है सूखा, भूस्खलन व बाढ़ जैसी आपदाओं को नियंत्रित करते हैं, है ना, नियंत्रित करते हैं। अतः वनों के विदोहन के परिणाम स्वरूप, वनों के निर्मम विदोहन के परिणाम स्वरूप ही प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि कैसे वन जो है सूखा, भूस्खलन, बाढ़
जैसी आपदाओं को नियंत्रित करते हैं। अतः जब वनों का निर्मम विदोहन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं आनी ही है, ये अवश्यम भावी है। तो हम जानते हैं कि वन वर्षा को आमंत्रित करते हैं, तो सूखा रोकते हैं। वो भूस्खलन को कैसे रोकते हैं? चूंकि वो मिट्टी की जड़ों के द्वारा जो है, अपने पेड़ों के तनों की जड़ों के द्वारा मिट्टी को बांधे रखते हैं, तो भूस्खलन को रोकते हैं, कटाव को रोकते हैं, है ना। और बाढ़ भी जब आती है तो इन वनों से टकराकर थोड़ा बढ़ जाता है, फैल जाता है, एकदम से तेज बहाव नहीं आता, तो बाढ़ को भी कहीं ना कहीं ये नियंत्रित करते हैं। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक आपदाएं, इनके विदोहन के परिणाम स्वरूप अवश्यम भावी है। तो हमें वनों के विदोहन को रोकना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में इन प्राकृतिक आपदाओं को भी नियंत्रित किया जा सके। रोका तो नहीं जा सकता, पर नियंत्रित किया जा सके। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।